दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। आपने बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की कुंफू फिल्में देखी होंगी, लेकिन इस मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह से एक आम आदमी अपनी मार्शल आर्ट्स की आइडेंटिटी को छुपा कर रखता है। कुछ ऐसा होता है कि उसे वो आइडेंटिटी सबके सामने दिखानी पड़ती है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस मूवी की शुरुआत में हम लियो नाम के आदमी को देखते हैं, जो की अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता है। लियो की लाइफ काफी सिंपल है, वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश रहता है। उसका गांव काफी खूबसूरत है। वो अपने गांव से थोड़ा दूर एक पेपर मिल में काम करता है। एक दिन 2 भिखारी की तरह दिखने वाले लोग गांव में आते हैं, जिन्हें बच्चे छेड़ रहे थे। वो एक दुकान पर जाकर ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। दुकान का मालिक उनसे पूछता है कि क्या वो लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं, और उनसे कुछ मजाक करता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करते हैं। जब उन्हें सर्व की हुई ड्रिंक उन्हें पसंद नहीं आती, तो वो दुकान वाले से पूछते हैं कि क्या आसपास कोई जनरल स्टोर है। वो दोनों सामने एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ लियो भी काम करता है। वो दोनों आदमी उनसे पैसे देने को कहते हैं, जिससे दुकानदार थोड़ा कंफ्यूज होता है। असल में ये दोनों यहाँ पैसे लूटने आए थे। दोनों दुकानदार और उसकी बीवी को मारने लगते हैं। लियो काफी देर वहाँ छुपा हुआ था, लेकिन जब सिचुएशन काफी खराब होने लगती है, वो जाकर एक को पकड़ लेता है और कुछ नहीं करता, सिर्फ उसे पकड़ कर रखता है। वो आदमी उसे कोनी से मारता है। दूसरा अपनी तलवार से उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार भी उसे मार नहीं पाता। उल्टा वो अपने साथी के कान को काट देता है। लड़ते लड़ते एक आदमी तो मर जाता है और दूसरा आदमी लियो को बाहर ले आता है और उसे मारता है। आसपास के सभी लोग वहां आ जाते हैं। वो आदमी लियो को पानी में ले जाकर मारता है, लेकिन गलती से लियो का एक थप्पड़ उसके कान पर लगता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लियो बेचारा दर्द में उस पानी से बाहर निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वहां पहुंचती है, जिन्हें चेक करने पर पता चलता है कि दोनों मरे हुए लोगों की डेड बॉडी पर चोट का एक भी निशान नहीं था। डिटेक्टिव को पता चलता है कि वो दोनों वांटेड क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने काफी लोगों का मर्डर किया है। ऑफिसर कहता है कि इसका मतलब कि लियो ने मजाक मजाक में ही उन दोनों को मार दिया। वो काफी खुश होता है और सभी लोगों के सामने लियो की तारीफ करते हुए कहता है कि लियो को रिवॉर्ड दिया जाएगा। सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं, लेकिन डिटेक्टिव बाइजू को शक होता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी ने 2 क्रिमिनल मार्शल आर्टिस्ट को इतनी आसानी से मार दिया। वो लड़ाई की साइट को चेक करता है, जहाँ उसे एक टूटा हुआ दांत मिलता है। उसे एक दुकान वाले से पूछने पर पता चलता है कि लियो कसाईयों के परिवार से बिलोंग करता है और उसे यहाँ आए सिर्फ 10 साल हुए हैं, जिसके बाद उसने अपना नाम बदल लिया। डिटेक्टिव जब दोनों क्रिमिनल्स की डेड बॉडी देखता है, तो उसे पता चलता है कि उनमें से एक की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है। उसे रियलाइज होता है कि लियो के मुक्के से इसके दिमाग की वो नस बंद हो गई जिससे हार्ट बीट चलती है। ऐसे मुक्के को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए किसी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होनी चाहिए। वो बताता है कि ये स्किल सिर्फ 3 लोगों के पास थी, जो अब मर चुके हैं। लियो को रिग्रेट था कि उसकी वजह से 2 लोग मारे गए, लेकिन उसकी वाइफ आयु कहती है कि वो वैसे भी गुंडे थे, तो अगर वो लोग मर भी गए तो इसमें इतना सोचने जैसी कोई बात नहीं है। बाइजू एक ईमानदार डिटेक्टिव है, जिसे लगता है कि अगर कोई आदमी अपने बुरे काम छोड़ भी दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा आदमी है। यह आदमी खुद भी बीमारी की वजह से कमजोर है। वो लियो की वाइफ आयु से मिलने जाता है। जब उसे पता चलता है कि आयु का हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था, जिसके बाद लियो ने उससे शादी की। केस बंद हो चुका था, लेकिन बाइजू को शक था कि अभी भी कुछ दाल में काला है, तो वो लियो के काम की जगह पर जाकर उससे पूछता है कि उस दिन एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। लियो एक आदमी को पकड़कर बताता है कि इस तरह मैंने उसे पकड़ा था जब वो मुझे मार रहा था। वो हर चीज बिल्कुल डिटेल में बताता है, जिससे डिटेक्टिव स्टेप बाय स्टेप डिड्यूस करता है कि असल में लियो ने सबके सामने बेवकूफ बनने का बहाना बनाया। लियो बहुत चालाकी से दोनों आदमियों को सिर्फ अपनी मूवमेंट से मारता रहा। दूसरे आदमी का कान कटना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। लियो सिर्फ बुद्धू इंसान बनने का नाटक कर रहा है। डिटेक्टिव हर चीज को बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करता हुआ ये पता लगाता है कि एक की मौत ब्लड सर्कुलेशन रुकने से हुई। अब लियो बाहर आकर बताता है कि किस तरह वो आदमी लियो को बाहर घसीटता हुआ ले गया। ऐसा कहना चाहिए कि लियो जब उस आदमी को पानी तक लेकर गया और पानी की वजह से उस आदमी के मुक्के की रफ्तार कम हो गई और लियो ने सिर्फ एक मुक्के से उसके सर पर मारकर उसकी जान ले ली। डिटेक्टिव को तो पहले से इस बात का अंदाजा था। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इधर लियो के घर पर गांव के बुजुर्ग लोग आकर आयु को बताते हैं कि लियो की वजह से उनका गांव का नाम काफी बड़ा है, इसीलिए गांव में एक सेलिब्रेशन होगा। साथ ही लियो की सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च गांव की समिति उठाएगी। आयु काफी खुश होती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव अलग ही शर्लॉक होम्स बन रखा था। वो लियो के साथ रहकर उसका रूटीन देखता है। वो देखता है कि लियो किस तरह अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहा था। लियो अकेले ही इतने भारी बांस की लकड़ियों को उठा रहा था। वो उसकी मदद करने के बहाने उसे पुल से नीचे फेंक देता है, लेकिन लियो पेड़ की टहनी पर अटक कर चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगता है और
और फिर पानी में गिर जाता है। मगर डिटेक्टिव डिड्यूस करता है कि ये सब लियू का बहाना था। लियू के वेट से पेड़ की टहनी पहले ही टूट जानी चाहिए थी, लेकिन लियू ने अपनी स्किल्स से अपने वेट को इस तरह कंट्रोल किया कि वो टहनी टूटी नहीं। फिर वो खुद उस टहनी को तोड़कर नीचे कूद गया। लियू पहले उसके सामने बेवकूफ बनने का नाटक करता है, फिर वो उससे कहता है कि एक आदमी जब अपराध करता है तो उसका अपराध बाकी लोगों में बढ़ जाता है। डिटेक्टिव आज रात का डिनर लियू के घर में करता है और लियू के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। जब लियू उसे बताता है कि बचपन में उसके पास एक घोड़ा था, वो उससे काफी प्यार करता था, इसीलिए उसके पापा ने उस घोड़े को मार दिया और अनजाने में लियू को उसका मीट खिला दिया। फिर उसके पापा ने उससे कहा कि अगर वो अपने घोड़े का मांस खा सकता है तो वो किसी भी चीज को फेस कर सकता है। वो कहता है कि इसीलिए मैं वहाँ से भागकर आ गया। डिटेक्टिव इस बात को सुनकर सन्न रह जाता है। अगले दिन एक प्रथा के साथ लियू के बच्चे स्कूल की शुरुआत करते हैं। लियू डिटेक्टिव के पास जाता है, जो उससे पूछता है कि तुमने 10 साल पहले अपना घर क्यों छोड़ दिया और अपना नाम क्यों बदला। लियू सिंपली उससे कहता है कि मुझे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए था। जब डिटेक्टिव और डीप में क्वेश्चन करता है तो लियू उसे रिवील करता है कि वो कसाई परिवार से बिलोंग करता है। एक बार एक दूसरे कसाई ने उनसे पैसे उधार लिए और वापस नहीं कर पाया। जब लियू के परिवार ने लियू को कसाई की तलवार थमाई और कहा कि इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता, उसके हाथ में तलवार देकर उसे मारने के लिए कहा गया तो लियू ने उस आदमी को मार दिया। लियू को इस बात का काफी गिल्ट और रिग्रेट था, इसीलिए वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए यहाँ आ गया। ये बात सुनकर डिटेक्टिव शॉक हो जाता है। लियू उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमें अकेला छोड़ दो। डिटेक्टिव दूर से देखता है कि वहाँ ढेर सारी मक्खियाँ थी, लेकिन लियू के आसपास एक ऐसी एनर्जी फील्ड थी जिससे एक भी मक्खी उसे छू नहीं पा रही थी। वो सोचता है कि लियू झूठ कह रहा है कि वो एक कसाई परिवार से है, क्योंकि एक कसाई के पास इस तरह की पावर्स कैसे हो सकती हैं। वो एक हथियार लेकर ये सोचकर उस पर वार करता है कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो हथियार उसके कंधे पर लगता है जिससे काफी खून निकलता है और सब लोग डर जाते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव से कोई ठीक से बात नहीं करता। डिटेक्टिव को लगता है कि उसने गलत किया, उसे इस बात का रिग्रेट होता है। वो अपने रूम में अकेला होता है जब उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि 10 साल पहले एक कसाई परिवार ने दूसरे कसाई परिवार से पैसे उधार लिए थे, जो वापस नहीं कर पाया तो उसे काट कर जानवरों की मीट के साथ बेच दिया गया। बाइजू को एक ऐसे केस की याद आती है। 72 गैंग के लोगों ने ढेर सारे इंसानों को जिंदा मारकर उनका मीट बेचा। वो खूनी दरिंदे बन चुके थे। उनका एक कमांडो था टैंग लोंग, जिसका काम उन लोगों को काटना था और वो 10 साल पहले अपना काम छोड़कर वहाँ से भाग गया। बाइजू समझ जाता है कि लियू ही टैंग लोंग है। वो काफी घबरा जाता है। वो बारिश में वहाँ से निकल रहा था जब लियू उसे मिलता है। लियू उससे काफी प्यार से पूछता है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। बाइजू काफी घबरा रखा था। लियू उसे एक शॉर्टकट रास्ते से उसकी मंजिल तक छोड़ने जाता है, जिस बीच डिटेक्टिव को लगता है कि वो उसे जान से मार देगा। वो लियू से प्रॉमिस करता है कि उसका काम यहाँ से हो चुका है और वो वापस नहीं आएगा। डिटेक्टिव वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। वो अपने सीनियर्स को इस बारे में बताकर टैंग लोंग को अरेस्ट करने को कहता है, लेकिन उसके सीनियर्स इसके लिए रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत के लिए बाइजू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है जिसके फादर ने बाइजू की वजह से सुसाइड कर लिया था। एक ऑफिसर 72 गैंग के पास जाकर एक खबर देता है जिससे उन्हें पता चल जाए कि टैंग लोंग अब भी जिंदा है और वो उसे इनाम दे दे। लेकिन हमें पता चलता है कि 72 गैंग का लीडर असल में टैंग लोंग का बाप ही है। वो उस आदमी को मार देते हैं। टैंग लोंग के पिता गुस्से में कहते हैं कि तुम में से कोई भी टैंग लोंग की बराबरी नहीं कर सकता। उसकी गैंग के बाकी लोग समझ जाते हैं कि उसके पिता टैंग लोंग को वापस लाना चाहते हैं। इधर बाइजू ऑफिसर के साथ टैंग लोंग को अरेस्ट करने के लिए आ रहा था और दूसरी तरफ गैंग के लोग गाँव में आग लगाने लगते हैं। टैंग को पूरे गाँव के सामने सम्मानित किया जा रहा था जब वहाँ एक औरत और एक आदमी टैंक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और टैंक से पूछते हैं कि तू कौन है। वो कहता है कि मैं लियू हूँ। वो औरत उसे मारने लगती है, लेकिन लियू कुछ नहीं कहता। उसकी बीवी बच्चे रोने लगते हैं। वो एक आदमी का गला काट देती है। वो किसी और को मारने ही वाली थी कि टैंक उस आदमी को बचा लेता है। अब टैंक अपने असल रूप में आ जाता है। सब लोग उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों टैंक पर हमला करते हैं, लेकिन टैंक उनसे लड़ाई करता है। टैंक उस आदमी को मार देता है। औरत 2 तलवारों से लड़ती है और टैंक अपने परिवार को छोड़ता हुआ घरों की छत से जाने लगता है। औरत भी उसका पीछा करती है और वो दोनों भैंस के तबेले में पहुंच जाते हैं। वो दोनों लड़ाई करते हैं, लेकिन टैंक काफी आसानी से उस औरत पर हावी होता है। वो औरत एक भैंस को तलवार मार देती है। जब सारी भैंस उसे मारने लगती है और भैंस झरने से नीचे गिर जाती है। वो औरत भी गिरने वाली थी, लेकिन टैंक उसे पकड़ लेता है जब वो कहती है कि तुम टैंग लोंग हो, और फिर गिर जाती है। आयु लियू को यहाँ से दूर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना करता है तो वो रोने लगती है। टैंक को वो समय याद आता है जब उसने एक आदमी को काटा था और उसका बच्चा उसे रुकने के लिए कह रहा था। उस
बच्चे को देखकर उसे लगा कि ये गलत काम है, इसीलिए उसने वो काम छोड़ दिया था। वो ये सब याद करके अपने बेटे के सामने रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव में लोगों के घर जल चुके थे, जिससे काफी लोगों की मौत हो चुकी थी। बाइजू ऑफिसर्स के साथ वहां आता है, लेकिन ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वो लोग टैंक को मारने के लिए वापस जरूर आएंगे, जिससे टैंक खुद ही मारा जाएगा। वो लोग चले जाते हैं, लेकिन डिटेक्टिव नहीं जाता। सब लोग गाँव से दूर जाने लगते हैं, लेकिन बाइजू और टैंक अकेले रह गए थे। तो बाइजू को पता चलता है कि टैंक एक अच्छा इंसान है। वो टैंक से कहता है कि 72 गैंग के लोग उसे लेने के लिए आएंगे, लेकिन बाइजू के पास एक प्लान है जिससे वो टैंक को वहां जाने से बचा लेगा। बाइजू अपनी स्किल्स की मदद से टैंक को कोमा की स्टेज में भेजेगा, और जब वो लोग टैंक की डेड बॉडी को देखेंगे तो ये सोचकर वापस चले जाएंगे कि टैंक तो अब मर चुका है। लेकिन अगर बाइजू ने टैंक को टाइम पर नहीं उठाया तो टैंक हमेशा के लिए मर जाएगा। इधर हम देखते हैं कि पुलिस टैंक की बॉडी को ले जा रही थी, जब 72 गैंग के लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। बाइजू उन्हें कहता है कि टैंक मर चुका है और हम इसकी बॉडी को कोर्ट में ले जा रहे हैं। उनमें से एक आदमी बॉडी को चेक करके रोने लगता है। वो समझ जाते हैं कि टैंक अब मर चुका है। वो सब अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कुछ राइट्स करने लगते हैं, जिसमें काफी देर होने लगती है। बाइजू अपनी घड़ी देखता है। जब उसे पता चलता है कि काफी देर हो चुकी है, वो जल्दी से उसके ऊपर बैठकर उसकी छाती पर वार करके उसे उठाने की कोशिश करता है। सब लोग राइट्स रोककर वो देखने लगते हैं। तभी टैंक उठ जाता है और सब लोग खुश होते हैं, लेकिन बाइजू घबरा जाता है। अचानक टैंक उठकर उस आदमी की तलवार से अपना हाथ काट देता है और कहता है कि ये टैंग लॉन्ग का खूनी हाथ है और मैंने इसे काट दिया है। अब मैं तुम लोगों में से एक नहीं हूँ। वो आदमी गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये बात जाकर मास्टर को भी बताओ। टैंग वापस अपने घर जाता है, जहाँ उसके पिता उसके परिवार के साथ बैठे थे। आयु काफी डरी हुई थी। टैंग अपनी तलवार लेकर वहाँ बैठता है। उसे पता था कि उसे अपने पिता से लड़ाई करनी होगी। वो टैंग का कटा हुआ हाथ देखकर काफी गुस्सा होता है। खाना खाते समय जब टैंग का बेटा गाना गाने लगता है तो वो उसे ह्यूमिलेट करने लगता है। टैंग का पिता टैंग के सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन कहता है कि उसकी जगह उसके बेटे को लेनी होगी। टैंग और उसके पिता के बीच लड़ाई होने लगती है। टैंग तलवार से काफी देर लड़ता है, लेकिन उसके पिता उससे बड़े मार्शल आर्ट मास्टर थे, जिसे तलवार से भी कुछ नहीं होता। तलवार जब जब उसकी बॉडी पर लगती, वापस बम्प होकर पीछे चले जाती। वो काफी आसानी से टैंक को मार गिराते हैं। डिटेक्टिव फ्लोर के नीचे आकर एक सुई से उसके पैर पे मारकर उसकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिटेक्टिव को मार गिराते हैं और वापस टैंक के बेटे को पकड़ने जाते हैं। तभी वहाँ टैंक आ जाता है, जिसे उसके पिता काफी आसानी से मारने लगते हैं। टैंक काफी पिटता है और आखिर में वो उसे घर के बाहर फेंक दिया जाता है। बाइजू देखता है कि उसके पिता के पैर में अब भी वो सुई लगी है। उसे जल्दी से दूसरी सुई उसकी गर्दन पर लगानी होगी। वो जल्दी से उसकी गर्दन पर सुई लगा देता है, लेकिन अचानक उसका पिता बाइजू को मार देता है। तभी बहुत तेज बिजली गिरती है सीधा टैंक के पिता के ऊपर और वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। टैंक अपने मरे हुए पिता को देखता है और डिटेक्टिव की भी वहाँ मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी को जी रहा था, अपने परिवार के साथ, अपने एक हाथ के साथ। उसके बच्चे उसकी हेल्प करते हैं। लियू जब काम पे जा रहा था तब आयु उसे पीछे से रोककर कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करेंगे आप वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।